बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑपरेशन हाई रिस्क इमरान सीरीज़ नावल बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ब्लैक ज़ीरो एक्सटो का डब्बा गोल हो चुका है। अब हमें ये सब कुछ छोड़कर सड़कों पर सब्ज़ी बेचना शुरू कर देना चाहिए। इमरान ने नहायत संजीदा लहजे में कहा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं इमरान साहब? ब्लैक ज़ीरो ने हैरानी से पूछा। ये मैं नहीं कह रहा, करानी एजेंट फैसल बिन हयान कह रहा है। ये देखो, इमरान ने संजीदगी से कहा और जेब से करानी ख़त निकाल कर इसे दे दिया। ब्लैक ज़ीरो ने हैरानी से ख़त देखा और फिर खोलकर इसे पढ़ने लगा, जिसे इमरान अपने साथ ले आया था। ब्लैक ज़ीरो ख़त का मजमून पढ़कर बुरी तरह उछल पड़ा। इमरान साहब, ये ब्लैक ज़ीरो ने ख़त पढ़कर इमरान की जानिब देखते हुए कहा। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इससे पहले कि हम दूसरों के सामने शर्मिंदा हों, हमें एक्सटो की सीट खाली करके कोई कारोबार कर लेना चाहिए। इमरान ने बदस्तूर संजीदा लहजे में कहा। ओह, लेकिन ये कैसे हो गया? हमारा ये राज करानी एजेंट तक कैसे पहुँच गया? क्या ये ख़त इंटेलिजेंस के पते पर भेजा गया था? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा और इमरान ने इस बात में सर हिलाकर इसे सारी तफसील बता दी, जिसे सुनकर ब्लैक ज़ीरो और ज़्यादा परेशान हो गया। ओह, क्या असर अब्दुर्रहमान करानी कोड समझते हैं? वो तो क्या, इनके महकमे में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो करानी कोड ज़बान जानता हो। लेकिन करानी तहरीर पढ़ने वाले किसी एक्सपर्ट को भी तो महकमा इंटेलिजेंस में बुलाया जा सकता है। ख़त पर करानी सीक्रेट सर्विस की बाकायदा मोहर सबत है। रेडी को जब ये ख़त मिला होगा तो लामहला मेरा नाम और करानी मोहर देखकर चौंक पड़े होंगे। इन्होंने मुझे इसीलिए अपने ऑफिस में बुलाया होगा ताकि मुझसे पूछ सकें कि मेरा करानी सीक्रेट सर्विस से क्या ताल्लुक़ है और इन्होंने मेरा ख़त इनके ऑफिस के पते पर क्यों भेजा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ख़त बाकायदा फ़ाइल में था और फ़ाइल आपको सुपर फयाज़ ने दी थी। ख़त फ़ाइल में लगाने के लिए ही डैडी ने सुपर फयाज़ के हवाले किया होगा। सारा ख़त करानी कोड में है, लेकिन मेरा नाम सुपर सीक्रेट एजेंट अंग्रेज़ी में टॉप टाइप किया गया है। शायद ये पढ़कर सुपर फयाज़ भी चौंका होगा। इसने सुपर सीक्रेट एजेंट इमरान के हवाले से ही ये ख़त मुझे दिखाने की कोशिश की थी, जिसे लेकर मैं निकल आया। अब हो सकता है डैडी के हाथों सुपर फयाज़ की दुर्गत बन रही हो। इमरान ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा। मगर वो इस ख़त की कॉपी भी तो करवा सकते हैं। करानी ख़त सीक्रेट सर्विस के स्पेशल कागज़ वाले पैड पर तहरीर किया गया है। इस ख़त को ख़ास केमिकल से बनाया जाता है, जिस पर तहरीर और स्टैम्प की किसी भी सूरत में कॉपी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं इस बात से बेफिक्र हूँ। फ़िक्रमंद सिर्फ फैसल बिन हयान से हूँ कि आखिर वो है कौन और इस तक मालूमात। अभी इमरान ने इतना ही कहा था कि इसी वक्त ऑपरेशन रूम में सब्ज़ रंग का एक बल्ब स्पार्क होने लगा। ओह, किसी मेंबर की ट्रांसमीटर कॉल है, मैं देखता हूँ। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से कहा और उठकर एक मशीन की तरफ बढ़ गया। मशीन ऑन करके इसने 2-3 बटन ऑन किए और माइक निकाल कर अपने सामने रख लिया। एक्सटो ओवर। ब्लैक ज़ीरो ने एक्सटो के मखसूस लहजे में कहा। सफदर बोल रहा हूँ चीफ, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की परेशान सी आवाज़ सुनाई दी। ब्लैक ज़ीरो ने लाउडर का बटन ऑन कर दिया था, जिससे इमरान भी इसकी आवाज़ बखूबी सुन रहा था। किस लिए कॉल की है? चीफ, मिस जूलिया को इनके फ्लैट से किसी रेड स्टार्स तंजीम ने अगवा कर लिया है, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने परेशानी के आलम में कहा। इसकी रिपोर्ट सुनकर ना सिर्फ ब्लैक ज़ीरो बल्कि इमरान भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जूलिया अगवा हो गई है और इसे अगवा करने में किसी रेड स्टार्स तंजीम का हाथ है? इमरान ने एक्सटो के लहजे में कहा। चीफ, मैं मिस जूलिया से मिलने इनके फ्लैट में गया तो इनके फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुसलसल बैल और दस्तक देने पर मिस जूलिया ना आई तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। फ्लैट में हर चीज़ इधर उधर बिखरी हुई थी। यूँ लगता था जैसे मिस जूलिया ने किसी के साथ ज़बरदस्त जंग की हो और 1-2 जगह खून भी गिरा हुआ था, जो शायद मिस जूलिया या किसी हमला आवर का था। कमरे की मेज़ पर एक विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ था, जिस पर 6 सुर्ख सितारों का निशान बना हुआ था। कार्ड प्लास्टिक की केमिकल का बना हुआ है। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया है कि जिन हमलावरों ने मिस जूलिया के फ्लैट में हमला किया है, इन्होंने जानबूझकर वो कार्ड वहाँ रखा होगा, ओवर। सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो, ओवर? मैं मिस जूलिया के फ्लैट में ही हूँ।
मिस जूलिया का टेलीफोन सेट टूटा पड़ा हुआ है, शायद इस पर फायर किया गया था, इसलिए मैं वॉच ट्रांसमीटर पर आपसे बात कर रहा हूँ। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं इमरान को कॉल करके तुम्हारे पास भेजता हूँ। शायद वहाँ कोई ऐसी कारामद चीज़ या क्लू मिल जाए जिससे पता चल सके कि जूलिया पर हमला करने वाले कौन थे और इन्होंने जूलिया को क्यों अगवा किया है। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और फिर ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इसका मतलब है कि रेड स्टार्स नामी कोई तंजीम हमारे मुल्क में सरगर्म हो गई है, लेकिन इनका जूलिया को अगवा करने का क्या मकसद हो सकता है। इमरान को ट्रांसमीटर सेट बंद करते देखकर ब्लैक ज़ीरो ने कदरे परेशानी के आलम में कहा, मैं कोई नजीमी नहीं हूँ कि जायचा बनाकर मालूम कर लूँ कि जूलिया को किसने और क्यों अगवा किया है। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, फिर इसने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और नंबर प्रेस करने लगा। चंद लम्हे घंटी बजती रही, फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस, इंक्वायरी प्लीज़। रब्ता कायम होते ही एक मुतरन्नम नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। लहजा कारानी था, इसलिए ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि इमरान ने कारान की इंक्वायरी का नंबर प्रेस किया था। दारुल हुकूमत में मौजूद रेम्बो होटल का नंबर बताएं। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने कैडल दबाकर रब्ता ख़त्म किया और एक बार फिर नंबर प्रेस करने लगा। रेम्बो होटल। रब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकेशा से बोल रहा हूँ, होटल के मालिक ख़याम बिन सुल्तान से बात कराएं। आपका नाम प्लीज़। दूसरी तरफ से शाइस्ता लहजे में पूछा गया। प्रिंस ऑफ ढम्प। होल्ड कीजिए प्लीज़, मैं अभी बात कराती हूँ, निस्वानी आवाज़ ने कहा। इसके लहजे में हैरत थी। शायद इसकी हैरानी की वजह प्रिंस ऑफ ढम्प का नाम था, जिसे सुनकर अमूमन लोग या तो मुस्कुराने लगते थे या हैरान होकर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि ढम्प नामी कौन सा मुल्क या कौन सी रियासत है और कहाँ वाक़ है। हेलो। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। पाकेशा से प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ। आपके होटल के कमरा नंबर 30 4th फ्लोर पर मेरे एक अजीज़ दोस्त जाबिर बिन कासिम ठहरे हुए हैं। इन तक मेरा पैगाम पहुँचा दें कि वो बॉस से फौरी तौर पर रब्ता करें। जाबिर बिन कासिम। ओह जनाब, वो तो 2 रोज़ कबल होटल का कमरा छोड़कर जा चुके हैं। इनका आपके लिए पैगाम था कि वो 2-4 रोज़ में खुद ही पाकेशिया आ रहे हैं। दूसरी तरफ से ख़याम बिन सुल्तान ने जल्दी से कहा। बहुत शुक्रिया, इमरान ने कहा और कैडल दबाकर फ़ोन बंद कर दिया। ख़याम बिन सुल्तान, ये तो करान में हमारा फ़ॉरेन एजेंट है। आपने इसे डायरेक्ट ट्रांसमीटर कॉल क्यों नहीं की? वो इस वक्त ऑपरेशन रूम में नहीं, होटल में था। वैसे भी मैंने इसे हिदायत दे रखी हैं कि जब तक प्रिंस ऑफ ढम्प इसे पैगाम ना दे वो ऑपरेशन रूम से यहाँ कॉल ना करे। इसका मतलब है अब वो यहाँ ख़ुद कॉल करेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो जवाब में इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद अचानक वहाँ ट्रांसमीटर की मखसूस सीटी की आवाज़ गूंजी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर सेट ऑन कर दिया। एक्सटो। ओवर। इमरान एक्सटो के मखसूस लहजे में कहा। KBS बोल रहा हूँ बॉस। ओवर। दूसरी तरफ से ख़याम बिन सुल्तान की मुदबाना आवाज़ सुनाई दी। KBS, तुम कारान की सीक्रेट सर्विस के बारे में क्या जानते हो? ओवर। सब कुछ बॉस, इनके तमाम कवाइफ मेरे पास मौजूद हैं। ओवर। इनमें कोई फैसल बिन हयान नामी मेंबर है? ओवर। इमरान ने इस्तफहामिया अंदाज में पूछा। फैसल बिन हयान तो नहीं, हमील बिन हयान नामी एक शख्स ज़रूर है। ओवर। इसके ऑफिस रिहाइशगाह का फ़ोन नंबर है तुम्हारे पास? ओवर। इमरान ने पूछा। अभी तो नहीं है, लेकिन कोशिश करके ये नंबर हासिल किए जा सकते हैं। ओवर। ठीक है, तुम सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरों के नाम, पते, इनकी रिहाइश और दफ्तरों के पते और इनके मुकम्मल कवाइफ मुझे भेज दो। इसके बाद तुम्हें हिदायत दे दी जाएंगी कि तुम्हें क्या करना है। ओवर। इमरान ने इसे हिदायत करते हुए कहा। ठीक है बॉस, मैं 3-4 घंटे तक इनके तमाम कवाइफ इकट्ठे कर लूँगा और स्पेशल कुरियर के ज़रिए आपको अरसाल कर दूँगा। इसके अलावा बॉस, मेरे पास आपके लिए एक इत्तला भी है। प्रिंस ऑफ ढम्प की कॉल आने से पहले मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि वो इत्तला आपको दूँ या ना दूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक वो बात अहम भी है और गैर अहम भी। इसलिए मैं शशो पंज में मुब्तला था कि मेरी दी हुई इत्तला अगर गैर अहम हुई तो आप कहीं मुझ पर नाराज़ ना हो जाएं। ओवर। इस इत्तला का ताल्लुक पाकिस्तान के मफाद से वाबस्ता है। ओवर। कुछ कहा नहीं जा सकता बॉस। बहरहाल हमारी इत्तलात के मुताबिक इन दिनों काफिरिस्तान में कुछ गैर मामूली ये सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। चंद रोज़ कबल का क्रीमिया का डिफेंस मिनिस्टर काफिरिस्तान में मुख्तसर दौरे पर गैर सरकारी तौर पर गया था। बज़ाहिर तो इसका दौरा कतई गैर सरकारी मालूम होता था, मगर इसके हमरा जो वफूद था इनमें चंद क्रीमिया के टॉप के साइंसदान भी शामिल थे। क्रीमी डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे अफराद का काफिरिस्तान की सैर व तफरी में मसरूफ़ रहे। फिर इनको ख़ास तौर पर रेड फोर्ट की सैर कराई गई। रेड फोर्ट में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। दूसरी जगहों की सैर के दौरान क्रीमी डिफेंस मिनिस्टर की नॉर्मल सिक्योरिटी की जाती रही थी।
लेकिन रेड फोर्ट में इस कदर खुसूसी इंतजाम किए गए थे जैसे वहाँ कोई गैर मामूली वाक़या पेश आने की तवक्का की जाती रही हो। वहाँ से तमाम न्यूज़ एजेंसियों को भी हटा दिया गया था। इसके अलावा रेड फोर्ट में न सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, डिफेंस मिनिस्टर, बड़े बड़े साइंसदान और बहुत से ऐसे अफराद मौजूद थे जिनका इस तरह क्रेमी डिफेंस मिनिस्टर के हमरा सिर्फ सैर व तफरी करने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता था। रेड फोर्ट में वो सबसे ज़्यादा 3 से 4 घंटे तक मौजूद रहे थे। इसके फ़ौरन बाद एक्रेमी डिफेंस मिनिस्टर अपने वफद के साथ वापस एक्रेमिया रवाना हो गया, मगर इसके हमरा जो साइंसदान गए थे इनमें से 4 साइंसदान शायद काफिरिस्तान रुक गए थे। वो काफिरिस्तान में क्यों रुके, इस बात की खबर मीडिया को क्यों नहीं दी गई, इस पर बहुत से लोगों ने हैरत जाहिर की थी, लेकिन फिर इस खबर को बड़ी सख्ती के साथ दबा दिया गया। काफिरिस्तान से वापसी के बाद एक्रेमी डिफेंस मिनिस्टर के एक्रेमी सदर से तवील और खुफिया मुलाकात की, जिसके बाद वो बेहद खुश नज़र आते थे। बड़े बड़े वफूद और प्राइम मिनिस्टर का एक्रेमी डिफेंस मिनिस्टर के साथ रेड फोर्ट में गायब रहना, फिर 4 एक्रेमी साइंसदानों का काफिरिस्तान में रुकना और एक्रेमी डिफेंस मिनिस्टर का एक्रेमी प्रेसिडेंट से तवील और खुफिया मुलाकात करना इंतहाई हैरत अंगेज़ और तशवीश अंगेज़ बातें थीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक्रेमिया काफिरिस्तान में किसी खुफिया और नहायत अहम प्रोजेक्ट पर समझौता किया गया है और इसका ताल्लुक़ लामहला किसी नई और अनोखी साइंसी ईजाद से हो सकता है। गैर सरकारी तौर पर एक्रेमी डिफेंस मिनिस्टर का साइंसदानों को खुफिया और दूसरे नामों से ले जाना हैरत अंगेज़ बातें थीं, और 4 एक्रेमी साइंसदानों का काफिरिस्तान में रुकना भी इस बात की तरफ इशारा करता था कि वो लोग किसी अहम प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये तमाम बातें मुझे मेरे एक करीबी दोस्त ने बताई थीं जो एक्रेमिया में डिफेंस मिनिस्टर के तहत काम करता है। इसे ये तमाम बातें बेहद अजीब और पुरस्कार मालूम हुई थीं। मैं एक्रेमिया में एक निजी के काम के सिलसिले में गया तो इत्तफाकन मेरी इससे मुलाकात हो गई। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने फ्लैट में ले गया और आदत के मुताबिक इसने मैं नोशी शुरू कर दी। जब हद से ज़्यादा इसे चढ़ गई तो इसने खुद ही ये बातें मुझे बतानी शुरू कर दी। इसकी बातें सुनकर मैं बेहद हैरान हुआ। मैंने अपने तौर पर इसे खरीदने की बहुत कोशिश की, मगर इन बातों के अलावा मुझे और कुछ मालूम ना हो सका। फिर मैं वापस करान आ गया और कई दिनों तक गौर करता रहा कि इन बातों से आपको आगाह करूं या ना करूं। ओवर। KBS कहता चला गया। इस कदर अहम और ज़रूरी इत्तला के लिए तुम इतने दिन सोच में डूबे रहे। तुम्हें चाहिए था कि इस रिपोर्ट से फौरी तौर पर मुझे आगाह करते। ओवर। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। सॉरी बॉस, वो मैं बुखलाहट के मारे KBS से बात ही ना की गई। ऐसी कोई रिपोर्ट हो तो आइंदा फौरी तौर पर मुझे इत्तला दी जाए, समझे। ओवर। इमरान ने इंतहाई सख्ती से कहा। राइट बॉस, आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। ओवर। KBS ने जल्दी से कहा। ओके, अब तुम्हें जो काम सौंपा गया है इस पर जल्द से जल्द काम करके मुझे रिपोर्ट दो। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन दबाकर इसे ऑफ कर दिया। क्या चक्कर हो सकता है? ब्लैक ज़ीरो, जो खामोशी से KBS की बातें सुन रहा था, ने तशवीश भरे लहजे में कहा। मामला इंतहाई गंभीर और अहम मालूम होता है। तुम एक्रेमी फ़ौरन एजेंट और काफिरिस्तानी फ़ौरन एजेंट से रब्ता करो और इनसे रिपोर्ट लो। अगर इन्हें कुछ मालूम ना हो तो इन्हें अहकाम दे देना कि वो इन लोगों के बारे में मालूमात हासिल करें जो रेड फोर्ट में मौजूद थे। फिर किसी अहम शख्स पर हाथ डालकर अपने ज़राए से इनसे हकीकत उगलवाने की कोशिश करें। मैं ज़रा जूलिया के फ्लैट पर जा रहा हूँ, वहाँ सफदर मेरे इंतज़ार में सूख कर दुबला हुआ जा रहा होगा। देखें रेड स्टार्स क्या बला हैं और इन्होंने जूलिया को क्यों अगवा किया है। इमरान ने उठते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने इसे मज़ीद हिदायत दी और ऑपरेशन रूम से उठकर बाहर आ गया। कुछ ही देर में वो अपनी 2 सीटर स्पोर्ट्स कार में जूलिया के फ्लैट की जानिब उड़ा चला जा रहा था।